अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको कनेक्टेड क्लास के क्रैश सीरीज़ में जो हम पीबीए का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, इसका आज लेक्चर नंबर 2 आपके सामने है। जो मॉडल पेपर है उसी की तरतीब से हमने वर्कशीट की सेटिंग की हुई है। पीबीए लेक्चर नंबर 2 एसएससी 2। इसके जो टोटल मार्क्स हैं, क्योंकि ये कंपोजिट पेपर है तो 10 नाइन्थ के और 10th जो हैं 10 मार्क्स 10th क्लास के, तो कंबाइनली जो कंपोजिट होगा मैट्रिक क्लास में वो 20 मार्क्स का होगा। और इसके जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स हैं। सबसे पहले जो मेजर पार्ट है इसका सेक्शन ए 12 मार्क्स का, इसमें जो प्रैक्टिकल आएंगे वो मेजर पार्ट से आएंगे। 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। जो मार्क्स की डिवीजन होगी वो टोटल कंबाइन होके 12 मार्क्स होंगे। तो जो पहला प्रैक्टिकल है वो मोलैरिटी से है कि डिटरमाइन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली, कि हम जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं इसमें हम किसी भी सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं। स्टैंडर्डाइज मीन कि हम उसकी मोलैरिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं। जब किसी सब्सटेंस की मोलैरिटी फाइंड आउट हो जाती है तो उस सॉल्यूशन को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं। इसके लिए कि अ स्टूडेंट असद इज़ परफॉर्मिंग अ टाइट्रेशन टू डिटरमाइन द अननोन मोलैरिटी ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूजिंग अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। असेंबली आपके सामने दी गई है। इसको सबसे पहले वो कह रहा है कि लेबल करना है। 2 मार्क का ये क्वेश्चन है, इसको आप लेबल करेंगे। सबसे पहले तो लेबल स्टार्ट करेंगे ए बी सी और डी के, ठीक है। तो सबसे पहले ए के लिए आप जो है ये असेंबली ए जो है इसको हम क्या कहते हैं, ब्यूरेट, ठीक है। उसके बाद बी जो है इस जो ब्यूरेट है इसका लाख है, ठीक है। और सी जो है कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। और जो डी है, डी के अंदर जो हमने रखा हुआ है वो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है, फिनोल्फथलीन, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपने पुट करने हैं, ए बी सी और डी क्या चीज़ें हैं। तो आप अलग से यहाँ लिख भी सकते हैं। यहाँ ए क्या है, ए ब्यूरेट हो जाएगा। बी जो है ये ब्यूरेट का लाक इसको कह सकते हैं, नोब कह सकते हैं। सी जो है कॉनिकल फ्लास्क है, और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो हमने लिया हुआ है सॉल्यूशन वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। ये पिंक नज़र आ रहा है, तो पिंक जो है इंडिकेटर कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, फिनोल्फथलीन, ठीक है। तो फिनोल्फथलीन का बेस के अंदर जो कलर होता है वो पिंक आता है। ये सारा जो आप लिखेंगे ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया कि इसमें आपने जस्ट लेबलिंग करनी है और कुछ भी नहीं आपने यहाँ पे लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज असद यूजेस 25 cubic centimeter of 0.25 molar of oxalic acid solution. If requires 20 cubic centimeter of sodium hydroxide to reach the end point, show the calculations to find out the moles of oxalic acid used. यहाँ पे हमने जो oxalic acid के moles हैं वो find out करने हैं जो यूज़ हो गए हैं। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले जो वॉल्यूम है ऑक्सालिक एसिड का, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सालिक एसिड वो कितना है, 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमने लिखना है इसको, अगर हम 25 को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम 1000 के साथ डिवाइड कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 0.025 डेसीमीटर क्यूब के अंदर। और उसके बाद जो है जो मोलैरिटी है ऑक्सालिक एसिड की, मोलैरिटी ऑफ ऑक्सालिक एसिड वो हमें गिवन है। ऑक्सालिक एसिड वो कितनी है, 0.05 मोलर, ठीक है। और उसके बाद जो हम फाइंड आउट करेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सालिक एसिड, दूसरा हमें रिक्वायर्स 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू रीच द एंड पॉइंट।
हमें साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी नहीं दी गई, क्योंकि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टैंडर्डाइज करना है कि इसकी मोलैरिटी कितनी है। जो हमें मोलैरिटी दी गई है वो ऑक्ज़ैलिक एसिड की है। हम यहाँ पे मोलैरिटी का अगर फार्मूला यूज़ करते हैं तो मोलैरिटी इज़ इक्वल्स टू मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मोल्स किसके बराबर आ जाएंगे, मोल्स इज़ इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो लास्ट पे आप लिख सकते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू मोल्स आ गया, तो पुट करेंगे 0.05 इंटू वॉल्यूम 0.025, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो इसके क्या हो जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर, यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये इसकी की में भी इसकी कैलकुलेशंस मौजूद हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मेजर एक्सपेरिमेंट है। तो इसके टोटल 4 मार्क्स हैं इस एक्सपेरिमेंट के, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के केस में। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्रोमेटोग्राफी का है। क्रोमेटोग्राफी में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि क्रोमेटोग्राफी ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फेज़, जो कि लिक्विड फेज़ होता है, जो कि सॉल्वेंट होता है। जैसे कि हम यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो अल्कोहल और HCl है। ये यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एक क्रोमेटोग्राफिक जार है या क्रोमेटोग्राफिक टब है, उसके अंदर हम जो यूज़ करते हैं वो क्या होगा, सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट की एक ख़ास रेशो मिक्सचर होता है, किस रेशो से हम ये बनाएंगे डिपेंड करता है कि आपके पास जो कंपोनेंट हैं वो ऑर्गेनिक पार्ट ज़्यादा है या इनऑर्गेनिक पार्ट ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, लेड नाइट्रेट एंड कैडमियम नाइट्रेट, इन दोनों मिक्सचर्स को, लेड नाइट्रेट और कैडमियम नाइट्रेट को मिक्स करेंगे चाइना डिश के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ चाइना डिश के अंदर जो हम यहाँ पे लिक्विड ले रहे हैं, दिस इज़ मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर किस चीज़ का है, सिल्वर लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, और दूसरा जो है इसमें क्या ऐड हो रहा है, कैडमियम नाइट्रेट CdNO3 होल ट्वाइस। इन दोनों को मिक्स किया हुआ है इस सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर जो है, पेपर लेंगे, इस तरह उसको आपने कट करना है। उसके ऊपर आप क्या लगाएंगे, 2 to 3 सेंटीमीटर बेस लाइन लगाएंगे। बेस लाइन लगाने के बाद आप क्या करेंगे, कैपिलरी ट्यूब से यहाँ से एक ड्रॉप उठाएंगे। एक ड्रॉप उठाने के बाद कैपिलरी ट्यूब से आप यहाँ पे स्पार्ट लगाएंगे। ठीक है, स्पार्ट लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको जो आपने पेपर ये लिया था, इसको आप यहाँ पे डिप इतना करेंगे कि ये बेस के साथ टच ना करे, और सिर्फ इसकी जो बेस लाइन है और जो ये पॉइंट है वो इस लिक्विड के अंदर डिप हो जाए। ठीक है, और इसको आप क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, किसी सहारे के साथ आप इसको बांध देंगे और कुछ टाइम के लिए रख देंगे, ताकि ये जो सॉल्वेंट है इस पेपर के ऊपर राइज करे। मोबाइल फेज़ इसमें अपना क्या काम करेगा, जो लिक्विड फेज़ है जब राइज करेगा तो इस पार्ट को वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये पॉजिटिव आइंस आ जाएंगे, Pb हो सकता है या CD2 पॉजिटिव हो सकता है, इन दोनों को वो सेपरेट आउट कर देगा। ठीक है, अब फिर ये सेपरेशन जब हो जाती है तो इसको हमने क्या करना है, इस पेपर को निकाल लेना है बाहर और इसको ड्राई करना है। ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। फिर क्या होगा कि हम यहाँ पे इसके ऊपर जो डेवलपिंग एजेंट्स हैं, जैसे H2S गैस है, वो इसके ऊपर पास करेंगे। उससे क्या होगा कि ये हाईलाइट हो जाएंगे, ये विजिबल नहीं होते हैं। जो कैडमियम और लेड आइंस हैं, इनको हाईलाइट करने के लिए फिर हम कुछ डेवलपिंग एजेंट्स भी यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या होगा कि इसके RF वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट करना है। RF वैल्यू के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था। RF वैल्यू क्या होगी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सल्यूट, या जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हो सकता है, कंपोनेंट ये लिखें, या उसके बाद क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रंट।
ट्रैवल बाय सॉल्वेंट। अच्छा, ये डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब इसको आपने जब ये सेपरेशन हो जाएगी तो उसको आपने बाहर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे लाइन लगी हुई है, लेड पेंसिल से आपने लगानी है, क्योंकि इंक अगर आप यूज़ करेंगे तो वो मोबाइल फेस के अंदर, लिक्विड के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी और आपकी बेस लाइन गायब हो जाएगी, क्योंकि बेस लाइन से आपने कैलकुलेशन करनी होती है RF। जहाँ तक लिक्विड राइज करेगा वो सॉल्वेंट फ्रंट आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। तो इसको आपने यहाँ पे, ये आप स्केल के साथ इसको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जैसे ये A है और ये B है, आइंस हैं, अब यहाँ से A के लिए कैलकुलेट करेंगे और डिस्टेंस B के लिए यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो A और B की जो RF वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगी। ये था आपका एक्सपेरिमेंट। अब ज़रा इसके क्वेश्चंस की तरफ हम जाते हैं और उसको देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। सबसे पहला है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मोबाइल फेज इन द सेपरेशन ऑफ Pb2 एंड C2 पॉजिटिव आइंस। तो सबसे पहले जो मोबाइल फेज है ये क्या करता है? मूव द स्पार्ट अलोंग विद इट। सबसे पहले क्या करेगा? इसका आंसर भी है की में लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले ये क्या करेगा कि अपने साथ उस पार्ट को लेके जाएगा, मूव करेगा अलोंग विद इट। उसके बाद क्या होगा? सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। ये क्या करता है? जो कंपोनेंट्स होंगे जैसे आइंस हैं, कैडमियम और लेड है, उन दोनों को सेपरेट कर देता है, जो कि हमने एक स्पार्ट लगाया था विद द हेल्प ऑफ दिस मोबाइल फेस, जो कि लिक्विड फेस होगा। मोबाइल फेस कौन सा है? जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये जब राइज करेगा तो जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, की के अंदर भी मौजूद है, वहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज़ नेसेसरी टू यूज़ आर डेवलपिंग एजेंट जैसे H2S गैस, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ कैडमियम? और क्योंकि सबसे पहला पॉइंट है कि ये Pb2 पॉजिटिव एंड, और जो दूसरा है कैडमियम 2 पॉजिटिव, दीज आर इनविजिबल स्पॉट्स, ठीक है। अगर इनको हमने विजिबल बनाना है तो क्या करेंगे? हम इसके ऊपर डेवलपिंग एजेंट लगाएंगे इन ऑर्डर टू मेक विजिबल। किसको विजिबल करना है? Pb2 पॉजिटिव और CD2 पॉजिटिव, ठीक है। डेवलपिंग एजेंट्स आर used to make further calculation easy, easier, ठीक है। तो Pb2 पॉजिटिव और CD2 पॉजिटिव जब हम इसको ड्राई कर देते हैं तो ये स्पॉट हमें नज़र नहीं आते, हालांकि ये मौजूद होते हैं। तो इनको हम हाईलाइट करने के लिए डेवलपिंग एजेंट यूज़ करेंगे, जो कि H2S हो सकता है, जो इसको हाईलाइट करेगा, और फिर हम उससे उसकी RF वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि फ़र्दर कैलकुलेशन ईजी हो सकती है। अगर वो नज़र ही नहीं आएंगे तो फिर हम उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन RF वैल्यू। RF वैल्यू क्या होती है? RF वैल्यू बेसिकली, RF वैल्यू शोज separation of component of mixture, जो कि हम यहाँ पे जो लेड नाइट्रेट है और जो दूसरा है कैडमियम नाइट्रेट को यूज़ कर रहे हैं। ये जितनी RF वैल्यू होती जाएगी उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी सेपरेशन ज़्यादा है या कम है, ठीक है। RF वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? RF वैल्यू के लिए जो हम फार्मूला लगाएंगे, इसमें 2 चीज़ें हैं और एक नंबर है। इतनी ज़्यादा तफसील आपने यहाँ पे नहीं लिखनी। और उसके बाद क्या है कि
आर एफ वैल्यू डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट ए हो सकता है, बी हो सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रंट, ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ये हर पेपर का पार्ट होता है। लास्ट जो हमने PBA 1 पढ़ा था उसमें हमने इंक के लिए इंक सैंपल को यूज़ किया था पेपर क्रोमेटोग्राफी में। अब यहाँ पे हम आइंस को सेपरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब इसका क्वेश्चन 3 हो गया। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, इसमें अब वो कह रहा है कि कैलकुलेट RF वैल्यूज़ ऑफ बोथ आइंस। जैसे लेड है और कैडमियम है और सॉल्वेंट फ्रंट है। अब ये उसने आपको तस्वीर बताई है और इसके लिए वो कह रहा है कि आप इसकी RF वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें दोनों के लिए। सबसे पहले जो RFA है, RF जो फार्मूला है डिस्टेंस ऑफ लिखेंगे PB2 पॉजिटिव फ्रॉम बेस लाइन। अब मैं आपको ये भी कैलकुलेट करके बताऊंगा, ये आपने लेना कहाँ से है, बेस लाइन से। और जो डिवाइड करेंगे डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन, ठीक है। तो RFA अगर हम कैलकुलेट करते हैं RFA, तो ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे स्केल साथ मौजूद है। ये RFA मीन के हम जो PB2 पॉजिटिव के लिए यूज़ कर रहे हैं वो A है, और कैडमियम CD2 पॉजिटिव के लिए यूज़ कर रहे हैं वो B है। अब जो यहाँ से बेस लाइन है, अगर पेपर में तो आपको अगर कैलकुलेशन रीडिंग साथ बता देता है तो फिर आपको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर वो ये रीडिंग साथ नहीं बताता तो फिर आपने ख़ुद स्केल रख के ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये बेस लाइन है, बेस लाइन से यहाँ तक जो डिस्टेंस बनता है वो 2 पॉइंट, तकरीबन इसका जो सेंटर होगा वहाँ तक हम लेंगे तो 2.5 डिवाइडेड बाय जो सॉल्वेंट फ्रंट है वो कहाँ तक जा रहा है, 7.9 तक। तो इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये क्या आएगा। उसके बाद जो B है उसको भी हम देखते हैं RFB। तो उसके लिए जो कैलकुलेशन है, दोनों केस में 7.9 डिस्टेंस हो जाएगा सॉल्वेंट फ्रंट का, और जो B के लिए है इसके सेंटर से आपने वैल्यू लेनी है। तो 5.5 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। तो 5.5 को आप डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये RF वैल्यूज़ की कैलकुलेशन है जो 1 मार्क्स का है। इसमें आप फार्मूला नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट करेंगे तो भी इसका आंसर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें मार्क 1 है। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन कम हो जाते हैं तो फिर मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन की है वो आपको हर तरह से यहाँ पे हम गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0.32 और 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये जो है जो हमने B के लिए कैलकुलेट किया था ये CD2 पॉजिटिव का है, और ये क्या है PB2 पॉजिटिव का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 पेपर क्रोमेटोग्राफी के हवाले से। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 10th क्लास स्टूडेंट हामिद परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई द गिवन गैसेस CO2, NH3 एंड Cl2 थ्रू देयर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस। अब यहाँ पे गैसेस की आइडेंटिफिकेशन का ये क्वेश्चन है, जिसमें एक स्टूडेंट है उसको 3 गैसेस प्रोवाइड की गई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और क्लोरीन। अब वो उसको चेक करना चाह रहा है। हामिद ऑब्जर्व्स दैट वन ऑफ द गैस टर्न मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर रेड, देन इवेंचुअली ब्लीचेस इट वाइट्स। आइडेंटिफाई द गैस एंड एक्सप्लेन द रीज़न फॉर दिस ब्लीचिंग रिएक्शन। अब इसमें जो इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट जो हमने कैलकुलेशन की थी RF वैल्यूज़ के लिए 0.6 और 0.8 वैल्यूज़ हमने। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस। अच्छा, गैस दैट टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड ब्लीचेस इट। तो गैस कौन सी होगी, Cl2। इसकी रीज़न क्या है कि क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड।
उसके बाद जो नेसेड ऑक्सीजन ब्लीचेस द लिटमस पेपर। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्टिंग्विश बिटवीन CO2 एंड NH3 यूजिंग HCl। तो व्हेन अ गैस ग्लास रॉड डिप्ड इन कंसनट्रेटेड HCl इज ब्रॉट नियर द गैसेस NH3, तो ये क्या करेगी, अमोनियम क्लोराइड के फ्यूम्स बनाएगी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के केस में ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं होता। तो पहला जो था कि क्लोरीन गैस होगी, क्लोरीन गैस रिएक्ट्स टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो अटामिक ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज़ होगी वो ब्लीच करती है लिटमस पेपर को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका आंसर आप वहाँ से भी देख सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि हामिद ऑब्जर्व्स दैट वन ऑफ द गैसेस टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर रेड। ऑब्जर्वेशन उसकी ये है, ठीक है, एंड देन इवेंचुअली ब्लीचेस इट वाइट, और उसके बाद उसको क्या कर देती है, वाइट कर देती है। आइडेंटिफाई द गैस, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर दिस रिएक्शन। सबसे पहले जो कहा गया है कि ये गैस कौन सी हो सकती है, Cl2। अब यहाँ पे क्या है कि मॉइस्ट मीन के वहाँ पे वाटर हो सकता है। जब भी क्लोरीन गैस वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो इससे क्या चीज़ जनरेट होगी, दो किस्म के एसिड जनरेट होते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइपोक्लोरस एसिड से यहाँ पे एक और चीज़ जनरेट होगी जिसको हम क्या कहेंगे, नेसेड ऑक्सीजन या फिर अटामिक ऑक्सीजन। अब अटामिक ऑक्सीजन क्या करेगी, अटामिक ऑक्सीजन क्या कर देगी, जो लिटमस पेपर होगा, ब्लू लिटमस को क्या कर देगी, ब्लीचेस आउट। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे लिखना है कि जब भी पहले तो ये होगा कि उसने पूछा है कि आइडेंटिफाई द गैस, तो आइडेंटिफाई द गैस, तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस के लिए जो मैंने रिएक्शन लिखा है कि क्लोरीन वाटर के साथ जब रिएक्ट करती है तो दो एसिड बनते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइपोक्लोरस एसिड से जो अटामिक ऑक्सीजन जनरेट होगी वो क्या करेगी, जो ब्लू लिटमस होगा उसको ब्लीचेस आउट कर देगी। उसके बाद जो दूसरा है, हाउ कैन हामिद केमिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया गैस यूजिंग ओनली अ ग्लास रॉड डिप्ड इन कंसनट्रेटेड HCl। अब यहाँ पे एक और टेस्ट है जिसमें हम क्या करेंगे, दो गैसेस हैं, इनको हम HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। NH3 गैस हामिद को दी गई है और दूसरी जो गैस है वो CO2 दी गई है। अब CO2, अब इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, ग्लास रॉड को HCl में डिप करके अमोनिया गैस के पास हामिद ला रहा है, तो वो देखता है कि वहाँ से कंडेंस फ्यूम्स बनते हैं। कंडेंस फ्यूम्स किसके होते हैं, NH4Cl के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंडेंस्ड फ्यूम्स। ठीक है, और जो CO2 है इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता, यहाँ पे कोई भी ये रिएक्शन नहीं देती है HCl के साथ। तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो यहाँ पे जो गैस है वो अमोनिया गैस को हम HCl के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था कि हामिद केमिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन CO2 एंड NH3 यूजिंग ग्लास रॉड डिप्ड इन कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोनों जो गैसेस हैं, जैसे हमें पता नहीं है कि अमोनिया गैस कौन सी है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी है, हामिद को ये नहीं पता, वो क्या करता है कि एक टेस्ट पास करता है कि ग्लास रॉड को HCl में डिप करेगा और दोनों गैसेस के पास लेके जाएगा, और वो देखता है कि जो एक गैस है वो कंडेंस वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस करती है। फिर वो लिटरेचर के साथ जब इसको कंपेयर करेगा तो दोनों गैसेस में से जो कंडेंस वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस करती है वो अमोनिया गैस है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन शो नहीं करती। ठीक हो गया, ये था आपका सेक्शन ए जो कि 12 मार्क्स का था। अब सेक्शन बी में माइनर है, दो क्वेश्चन हैं और दो क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं, और दोनों क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। अब पहला जो है वो फ्लेम टेस्ट है। फ्लेम टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, तकरीबन आपके लास्ट एग्ज़ाम का हिस्सा भी होगा। फ्लेम टेस्ट कैसे किया जाता है, जब भी कि कोई भी आपको
साल्ट प्रोवाइड किया जाता है तो उसकी आप पेस्ट बनाते हैं कंसनट्रेटेड HCl के साथ, और जब पेस्ट बन जाती है तो उसको ग्लास राड या प्लाटिनम वायर के साथ फ्लेम के ऊपर रखा जाता है, और जो साल्ट की पेस्ट होती है वो बर्न करती है और उससे कलर इम्पार्ट होता है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो साल्ट किस चीज़ का है, किस आयन का है, कौन सा पॉजिटिव आयन उसमें इन्वॉल्व है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ स्टूडेंट परफॉर्म अ फ्लेम टेस्ट ऑन एन अननोन साल्ट एंड ऑब्जर्व अ ब्रिक रेड फ्लेम, later they test another sample which result in apple green flame, identify the two metal ions present। तो यहाँ पे जो इसकी आंसर की भी है उसको भी आप साथ साथ देख लें, फिर इसको हम डिस्कस कर लेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन हैं इसके। फ्लेम टेस्ट का है तो सबसे पहले ब्रिक रेड फ्लेम के लिए जो होगा वो कैल्शियम होगा, और एप्पल ग्रीन फ्लेम के लिए Ba2 पॉजिटिव होगा। इसको आपने जो याद करना है, आपकी जो सीरीज़ है उसके अंदर 4-5 पॉजिटिव आयंस दिए गए हैं जो रिपीट होते रहते हैं। जैसे आपने कैल्शियम का याद किया, मैग्नीशियम का याद किया, पोटाशियम का याद किया, और साथ में यहाँ पे एप्पल ग्रीन बेरियम का है, तो कम से कम आपको 8-10 पॉजिटिव आइंस के जो फ्लेम हैं उनका आइडिया होना चाहिए, उनके फ्लेम का कलर कैसा होता है, ताकि आप उसको आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी हो। तो ये उसने जब 2 अननोन सैंपल लिए और उनका टेस्ट किया तो एक के केस में जो है वो ब्रिक रेड फ्लेम आया, तो उसने उससे अंदाज़ा लगाया कि ये क्या है, कैल्शियम का है। और दूसरा जो है वो एप्पल ग्रीन आया तो उससे क्या होगा कि ये बेरियम का साल्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है कि वायर डिप्ड इन HCl बिफोर फ्लेम टेस्ट, कि हम जो वायर होती है प्लाटिनम वायर उसको HCl में क्यों डिप करते हैं, तो रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्राम द वायर्स, कन्वर्ट साल्ट इनटू वोलेटाइल मेटल क्लोराइड विच प्रोड्यूसेस अ क्लियर फ्लेम कलर। क्योंकि हम जब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो ग्लास राड होता है उसके भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम्स के एक्साइटेड और डी एक्साइटेशन में जाके फ्लेम के अंदर अपना कलर इम्पार्ट कर देते हैं, जबकि प्लाटिनम वायर में ऐसा केस नहीं होता। लेकिन फिर भी गुंजाइश ये है कि जब उसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, जैसे आपने उस वायर को वॉश नहीं किया तो जो साल्ट लगा होगा वो इम्प्योरिटीज़ भी नए साल्ट के अंदर ऐड होके उसका फ्लेम का कलर चेंज कर सकती हैं, जो कि एक अनसर्टेन कंडीशन हो सकती है, आपके रिज़ल्ट्स ठीक नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे रिमूव करना ज़रूरी है। तो ये आपका 2 क्वेश्चन हो गए हैं। इसको ज़रा आप जब लिखेंगे तो आपने लिखना कैसे है, तो सबसे पहले आप जो बच्चे कुछ कहते हैं जी भाई हम ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा हमें मार्क्स मिलेंगे, तो पहला क्या होगा कि आपने सिर्फ जैसे आंसर में भी लिखा होगा कि आप लिखेंगे कि कैल्शियम आयन किसके लिए होगा, आप यहाँ पे एरो कर देंगे फॉर ब्रिक रेड, ठीक है, ब्रिक रेड फ्लेम, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है बेरियम Ba2 पॉजिटिव, ये भी 2 पॉजिटिव होगा, और ये कौन सा होगा, एप्पल ग्रीन, एप्पल ग्रीन कलर फ्लेम, ठीक है। तो ये 2 नंबर का है। इसमें ये नहीं है कि सवाल इतना बड़ा है तो आपका जवाब भी इतना बड़ा होना चाहिए, जस्ट वो आपको गाइड करने के लिए सवाल की स्टेटमेंट लिखता है ताकि आपको आंसर करने में आसानी हो। उसके बाद जो प्लाटिनम वायर है उसको हम HCl में क्यों डिप करते हैं, इन आर्डर टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, इन आर्डर टू रिमूव impurities to gain exact color of the salt, ठीक है। अब ये है कि आप इसको जितना इजी करके लिखेंगे उतना ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपने ये लिखना है ताकि वो जो वोलेटाइल क्लोराइड्स बन जाते हैं और उसमें से जो कलर इम्पार्ट होगा वो कम से कम और ना होने के बराबर होगा, जो प्योर साल्ट होगा उसका कलर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेथलीन यूजिंग कैपिलरी ट्यूब इन वाटर बाथ, वाई इज़ अ वाटर बाथ यूज्ड इंस्टेड ऑफ हीटिंग द कैपिलरी ट्यूब डायरेक्टली ओवर अ फ्लेम।
अब इसको हम कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो हमने यूज़ की है नेफ्थालीन, उसको हम डायरेक्ट हीट के ऊपर क्यों नहीं रख सकते, बजाय इसके कि हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर बाथ। वाटर बाथ हम क्यों यूज़ करेंगे, फॉर कांस्टेंट एंड इक्वल हीटिंग टू सैंपल, ठीक है। और उसका दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि स्टेडी हीट, स्टेडली प्रोवाइडिंग हीट टू सैंपल। हमने क्या करना है कि सैंपल को मेल्ट करवाना है, हीटिंग द कैपिलरी ट्यूब डायरेक्टली ओवर अ फ्लेम। अगर हम फ्लेम के ऊपर डायरेक्ट भी इसको लेके जाते हैं तो हो सकता है उसकी जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाए, या वो किसी और कंडीशन में और स्टेट के अंदर चेंज भी हो सकती है। तो हमने जस्ट उसका क्या करना है, मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है कि आया, जिस तरह लिखा हुआ है कि वाटर बाथ क्यों यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ के उस कैपिलरी ट्यूब को हम डायरेक्ट हीट के ऊपर रख दें, ठीक है। इफ़ अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट द नेफ्थलीन melts at a temperature significantly lower than the standard value 80.2 degree Celsius, what does this suggest about the purity of the sample? अगर वो देखता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 80.2 डिग्री सेल्सियस है और जो नेफ्थलीन है वो लेस दैन 80.2 डिग्री सेल्सियस पे चली जाती है या इससे हायर भी जा सकती है, तो इससे आप क्या वो मुराद लेगा कि impurities are present in the sample, to make naphthalene boils below 80.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपका PBA था जिसके ये पार्ट्स थे और साथ में आंसर की भी मौजूद है। इस लास्ट वाले का हम आंसर देख लेते हैं फिर क्लास क्लोज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो था कि वाटर बाथ को हम क्यों यूज़ करते हैं, प्रोवाइड यूनिफॉर्म एंड कंट्रोल हीटिंग, प्रिवेंटिंग ओवर हीटिंग आर डीकम्पोजिंग ऑफ द सैंपल। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इसको हीट करते हैं तो वो स्टेट भी चेंज हो सकती है, बॉन्डिंग ब्रेक हो सकती है, बजाय नेफ्थलीन के वो कोई और कंपाउंड चेंज हो सकता है। उसके बाद लोअर मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा कि नेफ्थलीन मेल्ट्स लोअर, इट इंडिकेट्स दैट द सैंपल कंटेन इम्प्योरिटीज़, ठीक है। impurities lowers the melting point and broaden the melting range, वो जो melting range है वो उसकी चेंज हो जाती है। तो ये था आपका PBA लेक्चर नंबर 2 जिसमें आपको सेक्शन A में 12 मार्क्स के 3 प्रैक्टिकल्स का हवाला दिया गया था और आपके साथ डिस्कस किया गया है, और सेक्शन B में 2 माइनर एक्सपेरिमेंट हैं जो 8 नंबर के थे, और टोटल इसकी जो कंपोजिशन थी वो 20 मार्क्स और 2 आवर का ये पेपर है। तो मुश्किल नहीं है, जस्ट क्या है कि आपने इसके ऊपर फोकस करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना है। आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।